नमस्कार। सो नमस्कार सर, सो काइंड ऑफ यू सर। सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। इससे पहले मैं दर्शकों आपको बता दूं, आज सुबह मेरा एक खास एपिसोड आया है कि कौन व्यक्ति उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर हो सकता है, और उसमें मैंने एक अनुमान लगाया है कि मोदी जी का फेवरेट गिरीश चंद्र मुर्मू, रिटायर्ड आईएएस अफसर, मोदी जी के राइट हैंड मैन, जो एज ए सीएम रहते उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे गुजरात में। 2002 के दंगों से निकालने में मुर्मू की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुर्मू एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मोदी के सबसे बड़े ट्रबल शूटर हैं इंडिया में। मयूरभंज उड़ीसा से हैं, लेकिन सारी जिंदगी गुजरात में, और फ्लुएंट गुजराती भी बोलते हैं, और एक्चुअली वो गुजराती उड़िया हो गए हैं। उससे ज्यादा क्लोज एक या दो व्यक्ति हैं जो मोदी जी के हो सकते हैं, बाकी नहीं है। इवन जब 370 हटा था, 370 हटने के बाद जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो भी गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे कश्मीर के अंदर। 2019 और 2023 के बीच में सबसे महत्वपूर्ण एक काल था जहां पर सीएजी बहुत बड़ी एडवर्स रिपोर्ट देना चाहती थी सरकार के आंकड़ों के खिलाफ कि क्या बेईमानियां हुई हैं, लेकिन मोदी जी ने इसी गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी बनाया 2019 से लेकर 2023 तक। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक वफादार सिपाहसालार होकर एक भी सीएजी की एडवर्स रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी और उसको वही अंदर डाल दिया, क्या कहते हैं कि कपाट के अंदर। तो इनका जो योगदान है मोदी जी को अपलिफ्ट करने में वो बहुत बड़ा है। और कल जब मंत्रिमंडल बना तो सबसे पहले मेरी नजर इसमें पड़ी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने ले लिया, तो धर्मेंद्र प्रधान का पत्ता वहीं कट गया था। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान जो है वहां पर नहीं बन रहे। अब बचते हैं अपराजिता सारंगी और एक संबित पात्रा। मुझे इनके भी चांस कम लग रहे हैं, हालांकि एक व्यक्ति का और नाम उछल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे अनुमान है कि शायद गिरीश चंद्र मुर्मू एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं उड़ीसा को रन करने में। और वहां पर जल, जंगल और जमीन जो है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक पांड्या ने तमिलियंस को दिए थे, इसके ऊपर मेरा विस्तार से पूरा खुलासा आया है। अब वो गुजरात के लोगों को सारे टेंडर वहां पे मिलेंगे। वेदांता, अडानी और अंबानी वहां पर खाने खरीदने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी तक नवीन पटनायक उनको नहीं दे रहे थे, अब दे देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बदली थी, तुरंत अडानी के लिए खाने खुल गई थी। अब उड़ीसा जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य मिनरल की, अब इनके लिए खाने खुलने जा रही हैं, वेदांता के लिए और अडानी के लिए। हैरान मत होइएगा, लाखों एकड़ के जंगल कट जाएंगे और वहां का जो वर्जिन एरिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। ये खबर आज सुबह मैंने दी है वहां पर। बहुत महत्वपूर्ण एक वायरल हुआ अभी तक मेरा एपिसोड ये। सुनील शुक्ला जी जीता कौन? प्रश्न तो वही है हमारा कि जिसने सरकार बनाई या फिर वो जो विपक्ष में बैठेगा। फैक्चुअल देखा जाए तो एनडीए जीता है, नैतिक रूप से देखा जाए तो हो सकता है कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। धन्यवाद दिनेश जी। राजनीति में नैतिकता का बहुत बड़ा स्थान है। अंक गणित के भरोसे राजनीति नहीं चलती, लोक लाज से राजनीति चलती है। लोक लाज से प्रशासन चलता है, शासन चलता है। अगर आप नैतिकता को दरकिनार कर देंगे, अगर आप लोक लाज को दरकिनार कर देंगे, अगर आप मर्यादाओं को दरकिनार कर देंगे, तो मुझे लगता है कि राजनीति में फिर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, स्व आरोपित अनुशासन नहीं रह जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले बलबूते पर पिछली बार बहुमत में थी और सरकार चलाने के लिए सक्षम थी। आज वो 240 पे सिमट गए। देश के उन राज्यों में से उसको पराजय का सामना करना पड़ा जिनमें प्रचंड बहुमत के बूते वह सत्ता में आई थी, 2014 में भी और 2019 में। उन राज्यों में से अधिकांश ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया। यह राजनीतिक हार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने पूरे चुनाव में अपने नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। पिछली सरकारें मोदी की सरकार कही जाती रही। भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा नारा कि अब की बार भी, तीसरी बार भी मोदी सरकार। माने एनडीए की सरकार कहीं नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं थी, मोदी जी केंद्र में थे। तो यह मोदी जी की भी पराजय है। मोदी जी इस देश के वह प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इस देश में इतने कम मार्जिन से जीतने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं बना।
जिससे लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो मैं इसको राजनीतिक पराजय मानता हूं बीजेपी। और संख्या के बल पर आपने सहयोगियों के आधार पे सरकार बना ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी देश में नैतिकता बड़ी चीज होती है। आप 89 का इलेक्शन याद कीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी थी कांग्रेस, और उस समय के कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया कि यह जनादेश मेरे खिलाफ है। हमारी सीट संख्या कम हो गई, लोगों ने हमको कई जगहों पर स्वीकार कर दिया, ये जनादेश ही मेरे खिलाफ है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। और तब जाकर के गठबंधन की सरकारें बननी शुरू। 189 सीटें संभवतः या 191 सीटें जीता था कांग्रेस, लेकिन नहीं बनाई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन नहीं बनाई। अन्य लोग जो जोड़ तोड़ के सरकार बनाए, उन्हीं सरकारों में से एक आध को बाहर से कांग्रेस ने समर्थन दिया। तो यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पराजय है, जो 60 से ज्यादा सीटें गंवा दी। ये सामान्य संख्या नहीं, उतनी सीटें जितनी सीटें हार गई बीजेपी, उतनी कुछ सीटें कांग्रेस को पिछले बार मिले भी नहीं थी 2019 या 2014। तो यह तो हार है। सरकार बना लेना या जब जनादेश के रूप में उसको निरूपित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार बना लेने से जनता आपके पक्ष में खड़ी है, इसको इस रूप में निरूपित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि सरकार के नीतियों कार्यक्रमों को देश की जनता ने स्वीकार किया है, खारिज किया है, और नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और एक नेता के रूप में, तीनों रूप में मैं मानता हूं कि मोदी जी की पराजय है, भारतीय जनता पार्टी की पराजय है, और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उनके नेता मोदी जी की पराजय। आपको सहयोगियों को क्या कहते रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त भारत की बात करती रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार की बात करती रही है, मजबूर सरकार की बात नहीं करती रही। गठबंधन की सरकारों के खिलाफ वक्तव्य देते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कोई भी, आप सम्मानित जेपी नड्डा साहब ने यही कहा था कि क्षेत्रीय दलों के दिन गिनती के रह गए, और ये आने वाले दिन केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव अपने आप में समाप्त हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुले आसमान के नीचे कहा। तो अगर आप क्षेत्रीय दलों के समर्थक नहीं रहे हैं, गठबंधन सरकारों के पक्ष में नहीं रहे हैं, मजबूत सरकार की अभिलाषा आपके पास हमेशा रही, गठबंधन की सरकार चलाने की इच्छा आपके मन में नहीं रही, सहयोगियों के प्रति कभी आपका सकारात्मक रवैया नहीं रहा, आलोचना और विमर्श आपकी राजनीतिक शैली में शामिल नहीं है, तो फिर कैसी सरकार है? अंकगणित के आधार पर सरकार नहीं चलती। अंकगणित के आधार पे, जोड़ तोड़ के आधार पे सरकार तो बन सकती है, चलती नहीं है। चलनी मतलब जो देश हित में चले, आपके नीतियों कार्यक्रमों के अनुसार चले, जिसमें आपको निर्णय लेने की पूरी आजादी हो, जिस राजनीतिक शैली के आप आदी हैं वह पुष्पित पल्लवित होता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो सहयोगी मिले, उन्होंने आज ही टीडीपी का बयान आ गया कि लोकसभा अध्यक्ष पर मेरा कोई समझौता नहीं है। उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष हमको चाहिए। उनके नेता ने यहाँ तक कह दिया कि हम भारत समर्थन देंगे। डे फर्स्ट का सरकार ने शासन ली, शपथ लिया, और आज इस तरह के बयान टीडीपी के आने लगे। तो किस तरह की सरकार है यह? आप जिस बात की आलोचना बीजेपी करती रही है, उसी तरह की सरकार चलाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेता नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीतिक पराजय स्वीकार करनी चाहिए, और कहना चाहिए कि जनता ने हमको स्वीकार किया है। लेकिन संख्या बल कहें मेरे साथ संख्या बल है तो मैं सरकार बनाऊंगा, लेकिन ये भी आत्म स्वीकृति का या माध्यम उनमें होना चाहिए कि हम जनता के द्वारा खारिज किए गए, बहुमत हमको नहीं मिला। जी विवेक जी के पास आऊंगा, और इस बीच ज्ञान जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आपका